अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि आज हम हमेशा लोकेशंस को चेंज करते हैं और लोकेशंस को चेंज करके हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा कराची जो है इस वक्त कितना ग्रीन है। आज हम कराची के जो है हिल पार्क से जो है हम अपने प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ से थोड़ी बैक पे आप हमारे पूरे कराची का व्यू देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत हमारा ये कराची नज़र आ रहा है। नाज़रीन आपको जैसे पता है कि हमारा प्रोग्राम आज का कराची हुसैन ज़िया के साथ हुसैन ज़िया हाजिर खिदमत हैं। हमारे लास्ट प्रोग्राम को लोगों ने दोबारा से बहुत अप्रिशिएट किया और उनका एक क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा हमने जो है ना नोट किया लोगों का, कि वो चाहते हैं कि जो आजकल के इन्वायरमेंट में तलाक़ का रेशो हमारा जिस तरीके से बढ़ रहा है और ख़ानदानी सिस्टम हमारा ख़त्म होते जा रहा है, हम लोगों ने एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है वो छोड़ दिया है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आप कुछ हमें बताएं। तो मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक को लेके हम जो है आप बैठते हैं, देखते हैं इस टॉपिक को कि हमारे जो गेस्ट हैं काशिफ नवाज साहब, वो किस तरीके से जो है वो हमें गाइड करते हैं इस सिलसिले में कि उनको क्या पता चलेगा, किस तरह बताएंगे कि वो हम किस तरीके से हमें इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना है। क्योंकि एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, दोनों का जो है पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक तरफ से, क्योंकि देखें जब ताली बजाई जाती है तो दो हाथ से बजाई जाती है, अगर आपकी ताली एक हाथ से बजेगी तो फिर दूसरा हाथ आपका बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसी टॉपिक को आज हम कंसिडर कर रहे हैं कि काशिफ नवाज़ आएँ और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस टॉपिक के बारे में जो हमें बता सकते हैं, जो सजेशन दे सकते हैं, क्या रीज़न्स इसके पीछे हो गए हैं, वो सारी चीज़ों को वो काशिफ नवाज़ साहब बताएंगे। तो हम ज़्यादा देर नहीं लेते हैं और काशिफ नवाज़ साहब को हम वेलकम करते हैं कि वो आएँ हमारे प्रोग्राम के अंदर और आकर जो है वो हमको ये सारी डिटेल्स के बारे में बताएं और इस टॉपिक को आज हम ये आगे लेके चलें। तो हम वेलकम करते हैं काशिफ नवाज़ साहब को। काशिफ नवाज़ साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और बहुत शुक्रिया कि आपने, वालेकुम सलाम, बहुत अच्छा लगा। हम आपको ज़हमत देते हैं ताकि आप हमारे इस प्रोग्राम के लिए एक नए नए सजेशंस बताते हैं। तो सर, आपको लास्ट टाइम जैसे पता था कि लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स हमें दिए कि हमें इस पे आप बताएं कि क्या होता है। तो एक टॉपिक जो बहुत हाईलाइटेड था वो था तलाक़ और ख़ानदानी निज़ाम का ख़त्म होना और लोगों के अंदर जो है वो कहते हैं ना कि एक रिस्पेक्ट वो ख़त्म होती जा रही है और हर बंदा चाहता है कि हम बरतर हैं दूसरे से। तो ये निज़ाम के लिए हमने सोचा है कि आप इस पे फोकस करें कि कहाँ पे हम गलत हैं और क्या रीज़न्स हैं जिसके पीछे लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो आजकल इस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं। थैंक यू काशिफ साहब कि आप हमारे प्रोग्राम में हर वक्त तैयार होते हैं और उस लोगों को गाइड करने के लिए। तो मैंने जो आपसे जिक्र किया है, तो आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ पे मतलब क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। थोड़ी सी अपनी रोशनी डालें इसके ऊपर। शुक्रिया हुसैन, सबसे पहले आपका और चैनल 74 का एज़ यूजुअल शुक्रिया कि आप मुझे हर दफ़ा मदऊ करते हैं और मुझे मौका देते हैं कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं इज़हार ख़याल कर सकूं। जी जी। अच्छा, ये जो आपका सवाल है ये वाकई बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूवर्स ने रब्ता करके इस बारे में कहा कि यार ये सोशल जो इश्यूज़ हैं उन पर कोई बात की जाए। जो हमने लास्ट प्रोग्राम्स में हमने सजेशंस दी, हमने फोकस किया अपने नौजवानों को, तो ये भी एक बहुत ही इमर्जिंग एक प्रॉब्लम है कि जो आज से कुछ अरसे पहले एक ख़ानदानी निज़ाम था वो जिस तरह से टूटता जा रहा है। तो उस हवाले से लोग जानना चाहते हैं कि यार क्या रीज़न्स हैं और उनका सलूशन बताएं। तो इसमें थोड़ी सी हम बात शुरू करते हैं कि जो ख़ानदानी हमारा सिस्टम हुआ करता था, पहले एक बरादरी सिस्टम हुआ करता था, ख़ानदानी सिस्टम हुआ करता था, उसमें बड़ों का एक रोल होता था और जहाँ उसके कुछ प्लस पॉइंट्स थे, पॉजिटिविटी थी उसमें, वहीं पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। तो बजाय इसके कि हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते और उन प्लस पॉइंट्स को अडॉप्ट करके लेकर आगे चलते और नेगेटिव जो उसमें एस्पेक्ट्स थे उनको हम एडजस्ट करते, किसी तरीके से रिमूव करते, बदलते हुए दौर के हिसाब से उसको हम अपनी इस सिस्टम से ख़ारिज करते, हमने उसको बिल्कुल ही एक तरह से ख़ानदानी निज़ाम को ही डिमोलिश कर दिया। सही, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने एक चीज़ और भी की कि जो हम वेस्ट से मुतासिर हैं, वेस्टर्न निज़ाम से, वो हम अडॉप्ट करते चले गए। इसमें आपको सबसे बड़ी मिसाल दूं कि जो एक पहले निज़ाम था, ख़ानदानों में शादियों का सिस्टम हुआ करता था, अरेंज मैरिजेज़ हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता लव मैरिज की तरफ आ गई हैं।
अच्छा, इसकी जो आपने ये बात की है कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज, ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जी, जी। जो लोग हाईलाइट करते हैं जी कि यार लव मैरिज है तो यार ये थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं होती है, हाँ अरेंज मैरिज भी जो है ना वो ज़्यादा कामयाब जाती हैं। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने क्यों रेस कर दिए हैं इसके ऊपर? शादी तो शादी है यार, लव हो या कुछ हो, मतलब मेरा अपना कॉन्सेप्ट तो ये है कि इसको एक स्टेप रखना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हुसैन, मैं तो ये कहता हूँ कि जो दो क्लासिफिकेशंस हैं, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, ये गलत है। बिल्कुल, शादियाँ जो है वो दो क्लासिफिकेशन ज़रूर हैं लेकिन वो अलग हैं मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से। एक है जो है मैरिज बाय चॉइस, ठीक है, एक है फोर्स्ड मैरिज। यानी इसको हम इस तरह से लेते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अरेंज मैरिज को हम ले लेते हैं पहले, हम ये कहते हैं कि जी वालिदैन या ख़ानदान वो अरेंज करता है, वो रिश्ते देखता है, बच्चे बच्चियों के, लड़के लड़कियों के रिश्ते वो देखते हैं और फिर आके बता दिया जाता है कि जी हमने आपका रिश्ता यहाँ तय कर दिया, या बचपन में हमने आपका रिश्ता आपकी खाला की लड़की से, मामू के लड़के से कर दिया था, तो इसे हम कहते हैं कि जी अरेंज्ड है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इसी अरेंज्ड सिस्टम में अगर वालिदैन अपनी औलाद को एक चॉइस दे दें कि जी हमने ये सोचा है और ये रिश्ता आया हुआ है, आप क्या कहते हो, तो ये तो चॉइस पर आ गया। अब जो इंडिविजुअल है वो चॉइस, उसकी चॉइस पर आ गया कि ये वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो रिजेक्ट करे। लेकिन इसमें क्या आप समझते हैं कि वालिदैन को पहले, पेरेंट्स को अपनी बेटा या बेटी उससे ये चीज़ का पूछना ज़रूरी है? क्योंकि हमारा इस्लाम भी यही कहता है कि राय लेना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये आपकी बात 100% दुरुस्त है कि मज़हब में, इस्लाम में यही बात है कि जब रिश्ता मतलब कर रहे हों या जब लड़का या लड़की बालिग हो जाएं तो उनका निकाह अरेंज कर दिया जाए, लेकिन उससे पहले लड़कों से तो जाहिर सी बात है पूछा जाए, लेकिन लड़कियों तक के लिए कहा गया कि उनसे उनकी पसंद और मर्ज़ी पूछ ली जाए। ठीक है, ये इस्लामिक तौर पे जायज़ है, ये शरन जायज़ है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब जैसे हम बात कर रहे थे अरेंज मैरिज की, तो उसमें अगर वालिदैन चॉइस दे दें औलाद को कि ठीक है ये रिश्ता आया है या यहाँ पर हम कर रहे हैं, अगर आपकी कोई चॉइस है तो बता दो, अगर उस वक्त लड़का और लड़की अपनी चॉइस बता दे जो एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे पूरा भी उतरता हो, तो इस अरेंज्ड मैरिज को हम अरेंज मैरिज तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो लड़के और लड़की की अपनी चॉइस के मुताबिक हो गई ना बात, अंडरस्टैंडिंग है दोनों हाँ, की है। वहाँ पर एक बात आ गई कि हाँ यार ठीक है, ख़ानदान में हमने उस लड़के को या लड़की को देखा हुआ है, परखा हुआ है, हमें समझ में आती है, उससे हमारी कुछ केमिस्ट्री मिलती है। यहाँ पर ये लफ्ज़ जहन में रखिएगा, मैं आगे जाके इसका जिक्र करूँगा, केमिस्ट्री का मिलना बहुत ज़रूरी है। अब चाहे वो अरेंज्ड वे से आए या लड़का और लड़की अपने तौर पर कहीं से चूज़ कर आ जाएं, केमिस्ट्री मिलनी चाहिए तो ही वो शादी कामयाब होगी। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वालिदैन ने कहा कि जी फलाना के लड़के से या लड़की से हमने रिश्ता तय कर दिया, यहाँ पर चॉइस नहीं दी गई, यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है लड़के को या लड़की को कि जी आपने एक्सेप्ट करो, हमने फैसला कर लिया, आप एक्सेप्ट करो। तो क्या ये फोर्स करना फोर्स्ड मैरिज नहीं है? अगर इस सिस्टम को, इस वे ऑफ अरेंजमेंट को फोर्स किया जाए तो ये फोर्स्ड मैरिज में कन्वर्ट हो गया ना ये। और अगर वहाँ पर चॉइस दे दी जाए, बेशक अरेंज वालिदैन नहीं कहते, वालिदैन भी कोई दुश्मन तो नहीं है, ऐसे ही पिछले हम दौर में देखते थे तो उस वक्त जो ख़ानदानी निज़ाम था उसमें शादियाँ कामयाब होती थी। उसके पीछे रीज़न ये थी कि जब वालिदैन अपनी औलाद के लिए कोई इस तरह का कोई सिलसिला शुरू करते थे तो बड़ी नेक नियति के साथ, अपने तजुर्बे के साथ, और उसमें बहुत सारी और दीगर चीज़ें देखी जाती थी कि जो रिश्ता हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिस शख्स को, लड़के को या लड़की को अपने ख़ानदान में शामिल कर रहे हैं, उसके क्या वैल्यूज़ हैं। ठीक है, हमारे माशरे में ये बात भी कही जाती है कि जी शादी सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती, ख़ानदानों के दरमियान होती है। गो कि मैं इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं हूँ। देखिए, मैरिज जो है वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पर्सन्स। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मैं कोई बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा एग्रीमेंट कंपनी के साथ है, मेरा एग्रीमेंट उस बंदे के साथ है। ये दो बंदों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है ना। तीसरा बंदा कौन है बीच में आकर ही बोलने वाला कि जी नहीं जी आप इन शराइत पर कॉन्ट्रैक्ट ना करें, या इससे कॉन्ट्रैक्ट ना करें, उससे कॉन्ट्रैक्ट करें, इससे कारोबार ना करें, उससे कारोबार करें, तीसरे बंदे का राइट नहीं बनता ना। तो इसी तरीके से मैरिज इज़ आल्सो एन कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें ये ज़रूर है कि इसमें जब निकाह होता है, शादी होती है, तो एक तरफ एक पार्टी है लड़का और दूसरी पार्टी है लड़की, जिनकी मर्ज़ी पूछी जाती है कि जी आपको हमने इसके निकाह में दिया या आप उसको आपके निकाह में दिया, आपको कबूल है, तो कबूल कौन करता है? या लड़का करता है या लड़की? तीसरा तो कोई बंदा नहीं है, तीसरे की कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं उस निकाह के उस प्रोसीजर में। तो मेरे हिसाब से तो देखें ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें दो ही पार्टीज़ हैं। हाँ,
ये अलग बात है कि अगर मैं कोई बिजनेस भी करने जा रहा हूँ या कारोबार भी करने जा रहा हूँ, कोई जॉब देखने जा रहा हूँ, कुछ भी करने जा रहा हूँ, तो मैं मशवरा करता हूँ। कुछ मेरे बड़े होते हैं जो मुझे सजेशंस देते हैं, जो अपने तजुर्बात से मुझे फ़ायदा उठाने का मौका देते हैं। तो अरेंज मैरिज का जो लफ्ज़ है उसको मैं टोटली रिजेक्ट करता हूँ। उसकी जगह मैं ये कहता हूँ कि वो बेसिकली उसको दो हिस्सों में हम, दो क्लासेस में हम अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एक मैरिज बाय चॉइस कर देते हैं और एक को हम फोर्स्ड मैरिज कर देते हैं। तो पेरेंट्स भी अगर कोई सजेशन दे रहे हैं और कोई आपके लिए कोई रिश्ता बता रहे हैं औलाद के लिए, तो कंसिडर करना चाहिए। हाँ, अगर वो आपके उस सर्टेन स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरता वो रिश्ता, उस वक्त आप एतराज़ कर सकते हैं लॉजिकल बुनियादों पर। और वालिदैन को भी डेफिनेटली ये चाहिए कि वो इलॉजिकली कोई चीज़ इम्पोज ना करें बिल्कुल औलाद पर ना। देखें, ये सारी डिस्कशन करने का मकसद क्या है कि देखें, यही वो बुनियाद है जो आगे जाकर ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का बाइस बनता है। ठीक है, और वो ख़ानदानी निज़ाम की तबाही शुरू होती है शुरू में डिसएग्रीमेंट से, फिर वो आर्ग्यूमेंट्स पर जाती है, उसके बाद वो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, घरेलू नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, ख़ानदानी झगड़े शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते सेपरेशन और इवन के वो डिवोर्स तक चले जाते हैं। और बाज़ एक्सट्रीम सूरत में जब ये आपने जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, तो क़ुव्वत बर्दाश्त इस हद तक ख़त्म हो जाती है कि वो सेपरेशन और डिवोर्स से भी आगे बढ़कर लोग जो है ना एक दूसरे की ज़िंदगियों के दर पे हो जाते हैं। सही। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जिस तरह से वालिदैन के ऊपर एक चीज़ लागू होती है कि वो अपनी चॉइस ज़रूर औलाद के सामने रख सकते हैं, और वो डेफिनेटली एक अच्छी चॉइस होती है। एक उसमें तजुर्बा, एक उसमें एक जहाँ दीदा नज़र शामिल होती है, औलाद को उसको कंसिडर करना चाहिए। सेम उसी तरीके से बाज़ औक़ात कुछ सिनेरियो ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वालिदैन कुछ गैर माकूल बात कर रहे होते हैं, गैर मंतकी बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर औलाद की जो बात होती है, शायद वो उम्र में तजुर्बे में कम ज़रूर हैं, तालीम में शायद उनसे पीछे हों, शायद वो हर चीज़ में वालिदैन से पीछे हों, लेकिन हो सकता है कि उनका ये फ़ैसला या उनकी ये चॉइस वालिदैन की चॉइस से ज़्यादा बेहतर हो। ये भी तो पॉसिबल है ना, इसमें हम टोटली रिजेक्ट तो नहीं कर सकते। तो सर, इसमें आप सोल्यूशन क्या बताते हैं कि यहाँ पे हम किस तरीके से उस चीज़ को मतलब एडवाइस देना चाहते हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स अपने जो है, जो भी आप रिश्ता करना चाह रहे हैं, तो वो पहले लोगों से पूछ लें, और वो लोग जो करना चाह रहे हैं वो भी अपनी चीज़ को क्लियर करें। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है आजकल के दौर में? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। देखें, हम अभी हालिया दौर में देख रहे हैं, मीडिया बड़ा फास्ट है, हम मीडिया पर रोज़ाना ऐसे प्रोग्राम्स देखते हैं। हम अपने सर्किल में पहले चूँकि सोशल मीडिया नहीं होता था और इंटरनेट और दीगर ये सहूलियात नहीं होती थी, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती थी। अब हमें बड़ी तवातर से ये सब चीज़ें पता चल रही हैं कि ऐसे भी वालिदैन मौजूद हैं जो शादी से पहले अपने औलाद से अपनी पूछते हैं कि भाई आप बता दें कि आपको अगर कोई पसंद है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये पढ़े लिखे तबके में, रोशन ख्याल तबके में या बड़े शहरों में हो रहा है, आजकल ये जहाँ तक मुझे पता है ये छोटे शहरों में, गांव गोठों में भी हो रहा है। वहाँ पर भी वालिदैन माशाल्लाह इतने समझदार हो चुके हैं कि वो अपनी औलाद की चॉइस पूछते हैं, चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, पूछते हैं। और पूछना भी चाहिए, ये एक सुन्नत भी है कि जब हज़रत फातिमा का रिश्ता आया था तो पूछा गया था। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि औलाद, ऑब्वियसली वालिदैन ने औलाद को पैदा किया तो उनका हक तो अदा करना नामुमकिन सी बात है। अब एक छोटी सी चीज़ है, अगर वालिदैन कोई ख्वाहिश करते हैं तो औलाद को ये भी नहीं चाहिए कि बगावत कर दे, घर छोड़ के चले या ख़ुदकुशी कर ले, ऐसे भी सीन हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ, औलाद का हक है कि वो अपनी चॉइस सामने रख सकते हैं। अगर वो चॉइस सर्टेन स्टैंडर्ड को मीट करती है तो वालिदैन को भी एतराज़ नहीं होगा, ना होना चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि चूँकि औलाद ना तजुर्बाकार है, हो सकता है कि उनके पास वो दूरस जो उनकी जो जहादीदा नज़रें जो वालिदैन की इनके पास नहीं है, वो आगे तक नहीं सोच रहे, वो वैसे फ़ैसला जज्बाती तौर पर तो कर रहे हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि वक्ती एक लम्हाती कुछ फीलिंग्स होती हैं जिन्हें लोगों ने लव का नाम दिया और उसके बाद उससे होने वाली मैरिज को लव मैरिज कह दिया गया। मैं चूँकि इस चीज़ को नहीं मानता। देखें, जो इंसान के जो बच्चा है इंसान का ना, वो बहुत होशियार होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये ग्रो करता जाता है, मज़ीद उसके अंदर दुनिया की जो है ना ये समझ बूझ आ जाती है। और आजकल के दौर में ये कंप्यूटराइज दौर है, 21वीं सदी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं जो बच्चों को वक्त से पहले समझदार बना रही है। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जिसने ज़िंदगी गुजारनी है उसका फ़ैसला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ैसला, मशवरा ज़रूर बड़ों का इम्पॉर्टेंट है, मशवरा। तो इसमें फ़र्क होना चाहिए, एक तरफ फ़ैसला होना चाहिए, एक तरफ मशवरा होना चाहिए, कहीं पर भी फोर्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि बात अभी हम शादी की कर रहे थे,
इसमें सोल्यूशन मतलब आपने बताया कि हमें जो भी पेरेंट्स हैं वो बच्चों की राय लेना ज़रूरी है। अगर उन पे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, जी हाँ। ठीक है, उनसे उनको बताया जाए कि ऐसा हम करने चाह रहे जी। हैं, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो देन हम इसको आगे प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो आपका जो कहने का मकसद था वो यही था कि मशवरे के बगैर कोई काम भी ना होना चाहिए। इससे ये कि आपके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जैसे आपने कहा कि दो खानदानों के अंदर एक मसला क्रिएट हो जाते हैं कि अगर आपने कोई बोल्ड डिसीजन ले लिया तो उसके हिसाब से जो है ना पूरे खानदान डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा साहब, ये सब कुछ तो आपने बड़ा अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ये जो हम देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट के अंदर तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, आए दिन मतलब कोई ना कोई बात सुने। अगर आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में इतने डिसीजन हो रहे होते हैं और मतलब तरीके, और फिर वैसे भी हम ग्रेजुअली हम अखबारात पढ़ते हैं, ये हो गया। क्या कहते हैं इस बारे में आप कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखें, कोई एक रीज़न तो नहीं हो सकती ना, ये एक बड़ा डायनामिक किस्म का एक मौजू है, और चूँकि एक पूरी इसमें ज़िंदगियाँ इन्वॉल्व हैं लोगों की, इसमें पूरे पूरे ख़ानदान इन्वॉल्व हैं, और बहुत सारे इसमें अनासिर हैं, सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ते हैं, इंडिविजुअल केसेस देखने चाहिए, तब जाके हम कोई राय कायम कर सकते हैं। अब उसमें हम सीधा नुकात पर बात कर सकते हैं कि क्या वजूहत हो सकती हैं। जैसे शुरू में बात की कि ख़ानदानी निज़ाम टूट रहा है, तो ख़ानदानी निज़ाम टूटना भी तलाक होने की एक बड़ी वजह है। ठीक है। पहले जब अरेंज मैरिजेस, जिसे हम अरेंज कहते हैं, मैं कहता हूँ कि बाई चॉइस जो शादियाँ हुआ करती थी, जिसमें म्यूचुअल सबकी अंडरस्टैंडिंग शामिल होती थी, वालिदैन की भी, औलाद की भी, ख़ानदान का भी एक रोल होता था उसमें, तो उन शादियों का जो सिलसिला था वो कहीं नाचाकी में अगर कन्वर्ट होता था, कहीं नाचाकियाँ पैदा होती थी उसमें, तो पूरा ख़ानदान साथ खड़ा होता था। बिल्कुल। अच्छा, वक्त के साथ चूँकि लोगों ने शहर बढ़ते चले गए, लोगों की मसरूफियात बढ़ती चली गई, ख़ानदानी सिस्टम कमज़ोर होते होते तकरीबन टूटने लगा, उसमें अदम बर्दाश्त भी एक बड़ा रीज़न था। अच्छा, अब जब यहाँ पर घरेलू नाचाकियाँ पैदा हो रही हैं, तो उसमें भी तो अदम बर्दाश्त का अंसर शामिल है ना, क्योंकि देखें बड़ा जदीद दौर है, इसमें बड़ी फास्ट ज़िंदगी है, हो सकता है कि हम एक दूसरे से कंपैटिबल ना रहे हों या शुरू से ना हो। उस वक्त जिस वक्त शादी हुई, रिश्ता हुआ या एक ताल्लुक़ कायम हुआ, तो उस वक्त तो शायद ये समझ में आ रही थी बात कि चलो यार मुझे पसंद है या उसकी ये चीज़ अच्छी है, लड़के लड़की ने आपस में ही कुछ चीज़ें देख ली और फैसला कर लिया कि जी हाँ हम कर लेंगे आगे, ये चीज़ें वक्त के साथ एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखें, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ जो है ना वो वक्त के साथ तब्दील होती है, हालात भी तब्दील होते हैं, सोच भी तब्दील होती है। तो अगर बदलते हुए हालात के साथ इंसान अपनी सोच, अपना तर्ज़ अमल तब्दील ना करे, तो फिर वो एक डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाता है वहाँ पे। मतलब कहने का मकसद है कि कोई भी जैसे किसी लड़की की हम शादी करें, वो जिस घर जा रही है वो उसकी चीज़ों को एडॉप्ट करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? मतलब वो चीज़ को समझे, अंडरस्टैंड करे कि क्योंकि वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट से एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में जाके उसको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, उसको वहाँ के लोगों को समझने में टाइम लगता है। तो आप इस तरह की बात को हाईलाइट कर रहे हैं? देखें, मैं पार्शली से एग्री करता हूँ कि लड़की अगर कहीं आ रही है तो उसको ही एडजस्ट करना है, नहीं सिर्फ उसको, हाँ सिर्फ उसको नहीं एडजस्ट करना, लड़की को एडजस्ट नहीं करना ससुराल के माहौल से, ससुराल के माहौल को भी एडजस्ट करना चाहिए कि जिस तरीके से वो पहले रह रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि जो उनके लिए तो काबिल कबूल होंगी, लेकिन बाहर से आने वाले किसी शख्स के लिए शायद वो एक टैबू होंगी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो अजीब व गरीब एक चीज़ है ना, तो वो शायद उस चीज़ से वो फैमिलियर नहीं है, वाकिफ़ नहीं है, वो इतनी जल्दी शायद उसको अडॉप्ट ना कर सके। तो ये जो तब्दीली है ये शुरू में ही दोनों तरफ से होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी चाहिए। और इसमें देखें, अब बात आ गई जो मैंने आपसे एक लफ्ज़ कहा था कि आपने इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा इसको, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग। देखें, जब शादी होती है, अगर हम बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट करना, बिज़नेस शुरू करना बड़ा आसान काम है, लेकिन इसको ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल होता है। ऐसे ही है, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है शादी, मैरिज, इसको भी ख़त्म करना बहुत मुश्किल होता है, ये इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होती है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी होती हैं वक्त के साथ साथ। तो क्या बेहतर ना हो कि हम शुरू में ही उस केमिस्ट्री को आपस में अंडरस्टैंड कर लें। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचर होती हैं, तब्दील नहीं होती, ठीक है। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था ना कि वालिदैन इम्पोज ना करें, ये चॉइस पर छोड़ दें। फ़र्ज़ कर लें कि औलाद ये कहती है कि भाई वो जिसका रिश्ता आया है वो सख्त मिजाज है, गुस्से के तेज़ हैं, या वो खातून जो है वो थोड़ी सी सुघड़ नहीं है जितनी मैं चाहता हूँ, या वैसे ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ठीक है, और वैसे शायद
बाज़ लोगों की ख्वाहिश होती है कि जी उनकी जो लाइफ पार्टनर हो उनका वो थोड़ा सोशल हो, बाज़ की ख्वाहिश होती है थोड़ा घरेलू हो। तो अगर वो वैसा नहीं पाता तो उस वक्त तो शायद वो सिर्फ वालदेन के फोर्स की वजह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाद में जाके ये कॉम्प्लिकेशंस वालदेन को नहीं, औलाद को फेस करनी पड़ती है। तो क्या बेहतर नहीं हो कि हम इस केमिस्ट्री को पहले ही मैच कर लें कि जी हमारा जो लड़का है या लड़की है वो थोड़ा आउट गोइंग है या इंट्रोवर्ड है या एक्सट्रोवर्ड है, ठीक है, या थोड़ा सा वो ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम उसके लिए जो पेयर स्पाउस तलाश कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो ताकि शिकायत ना पैदा हों। अच्छा, एक चीज़ तो ये केमिस्ट्री का मिलना हो गया, ठीक है, किसकी क्या नेचर है, क्या हैबिट्स हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, क्या ज़रूरियात हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी शादी की कामयाबी के लिए। मैं समझता हूँ कि सिर्फ शादी की आप एक छोटी सी चीज़ है दोस्ती, आप उससे भी छोटी सी चीज़ ले लें, कोई वक्ती ताल्लुक, कोई कारोबारी ताल्लुक, आप उससे भी छोटी चीज़ देख लें कि आप किसी शॉप पर जाते हैं, किसी मार्केट में जाते हैं और कोई चीज़ परचेज करना चाहते हैं, वहाँ पर अगर दुकानदार का तर्ज अमल आपको समझ में नहीं आया, हालांकि आपने उसको पैसे पे करने हैं और चीज़ खरीद कर लेकर आ जानी है, लेकिन अगर उसकी किसी एक लफ्ज़ से भी आपकी दिल आज़ारी हो रही है, समझ में नहीं, हाँ, आपके जो नेचर है उससे वो मुताबिकत नहीं रखती वो चीज़, तो आप नेक्स्ट टाइम उस दुकान पर भी नहीं जाते। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो अब उस छोटे से वक्ती 5 मिनट के ताल्लुक से आगे बढ़कर आप चले जाएं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ये तो शादी तो उससे भी कहीं आगे की चीज़ है ना, पूरी ज़िंदगी का कॉन्ट्रैक्ट है ये। तो केमिस्ट्री का मिलना, नफ्सियात का मिलना और साइकी का मिलना, उसके अलावा जो नेचर है, आदतें हैं, इसका मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने तब्दील होने की बात की कि सिर्फ लड़की ही क्यों तब्दील करे अपने आप को, बिल्कुल, लड़का भी थोड़ा तब्दील करे ना अपने आप को, ठीक है, फैमिलीज भी थोड़ा एडजस्ट करें ना अपने आप को। देखें, लड़की आ रही है तो उसकी कुछ ज़रूरियात भी हैं, उसकी कुछ सोशल नीड है, उसकी कुछ फाइनेंशियल नीड है। अगर फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही, तो अब फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें कि लड़की की शादी हो गई और वो रुखसत होकर आ गई और वो समझ लेगी जी अब तो 100% ससुराल को ही समझना है, मुझे कुछ नहीं समझना, सही है, तो अब ये लड़की की तरफ से एक समझ ले कि एक ज़्यादती वाली बात है। अच्छा, अब लड़का कहता है कि जी शादी करके मैं घर पर लेकर आ गया हूँ, घर पर आ गया हूँ, तो अब खाना भी मिलेगा, कपड़े भी इस्त्री मिलेंगे, ये भी और नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। आपको एज अ पार्टनर है ना, आका और गुलाम का रिश्ता तो नहीं है, पार्टनर है, तो कहीं ना कहीं पर आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो वालिदैन के हुकूक ख़त्म हो गए, नहीं ख़त्म होते। और ऐसा नहीं है कि लड़की शादी करके आ गई है तो वो आपकी गुलाम है, उसके भी हकूक हैं। बैलेंस करना आपका काम है। अगर देखें, अगर उसकी ख्वाहिश है, लड़की आ गई और उसकी ख्वाहिश है कि जी सेपरेट घर हो, तो वो उसका राइट है, वालिदैन नहीं रोक सकते। हमारे यहाँ सिस्टम ये कि जी आप अगर मेरे पेरेंट्स की खिदमत करोगी तो मैं खुश रहूँगा। नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बहुत सी जगह पे ये होता है कि आप होल सोल होते हो अपने घर के, एक सिंगल बंदे, आप पे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, आप पे बीवी की भी जिम्मेदारी। अब अगर वो आपसे एक रिक्वायर्ड करें कि आप अलग हो जाएं, तो हाउ इट पॉसिबल कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के अलग हो जाए, जो कि वो उसके ऊपर टोटली जिम्मेदारी है, डिपेंडेंट है, कि उनकी हालत भी सही नहीं है और वो इस तरह। तो उस सूरत में क्या, कहाँ पे कौन चीज़, किसको अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है? ऑब्वियसली औलाद को। लेकिन इसमें दूसरी कोई राय हो ही नहीं सकती ना। अब ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि जो है वो बेटा जो है ना अपनी बीवी को ले और सेपरेट हो जाए, बीवी का मुतालबा था कि सेपरेट हो जाओ और वालिदैन को अकेला छोड़ दिया जाए, जबकि उसके पास कोई दूसरी चॉइस मौजूद नहीं है, कोई दूसरा सहारा मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, अगर ये है कि और दीगर औलादें भी मौजूद हैं तो वो एक मेन डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। उसमें ये कि हम चॉइसेस बढ़ जाती हैं कि भाई इनके साथ भी रह लें, इधर भी रह लें, ये भी आपके हुकूक पूरे करें तो वो भी हुकूक पूरे करें, वहाँ पर चॉइसेस बढ़ जाती हैं। लेकिन ऐसी सूरत में कि अच्छा, ये भी होता है कि जी लड़की का ये मुतालबा क्यों है कि जी सेपरेट करो, क्यों है, उसके पीछे भी कुछ रीजंस होनी चाहिए ना। अगर इलॉजिकल है, विदाउट एनी रीजन है, कोई वजह नहीं है, तो गलत है। लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं कि देखिए मैंने आपसे कहा ना कि इसमें सर्कमस्टेंसेस देखने पड़ेंगे, केस टू केस सिनेरियो देखना पड़ेगा। हो सकता है कि वालिदैन की तरफ से कोई ऐसी बात हो रही हो वहाँ पे कि जहाँ पर लड़की मजबूर हो, वो ये कह रही हो कि नहीं मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं हमारे पास। मैं बीइंग अ लाइफ कोच, मैं कई ऐसे मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ पर बहू को ससुर की तरफ से हरास किया जा रहा है, देवर की तरफ से हरास किया जा रहा है, ऐसे केसेस माशरे में हैं। तो ऐसे मौके पर लड़की का मुतालबा बिल्कुल जायज़ है कि सेपरेट किया जाए उसको, उसका हक भी है। ठीक है, वो तो एक आपने बताया कि वो पॉइंट अगर इस तरह के रेज हो रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड कि वो फिर अब उसके लिए कुछ सोचे और उसके लिए एक नया सिस्टम बनाए। तो काशिफ, जैसे आपने देखा कि मीडिया में ड्रामे हैं, फिल्में हैं,
वो एक बहुत हाई प्रोफाइल्स को जो है ना कैप्चर कर रहा है और लोगों को वो ड्रामे दिखाए जा रहे हैं। और हाई मतलब पहले जो ड्रामे हमारे होते थे वो बहुत ही लो प्रोफाइल के तबके को भी दिखाता था, फिर उसमें स्टैंडर्ड बनाया कि वो बड़े प्रोफाइल पे चले गया, लेकिन अब वो लो प्रोफाइल को ख़त्म करके उन्होंने हाई प्रोफाइल के ड्रामे शो करने लगे, जिस पे लोग देखते हैं और वो अडॉप्ट करते हैं अपने ऊपर और बोलते हैं कि यार हमें भी इसी तरह का इन्वायरमेंट है। तो ये क्या पॉजिटिव काम हो रहा है, या और फिर ड्रामों के अंदर इस तरह की बेहयाई और इस तरह के अल्फाजात यूज़ हो रहे हैं कि जो नहीं होने चाहिए, तो क्या ये ड्रामे हम पर कितने असरअंदाज हो रहे हैं और लोग इसको किस तरह कैप्चर कर रहे हैं? आप क्या कह सकते हैं इसके बारे में? बिल्कुल हुसैन, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेस किया है। हमारा जो मीडिया है, चाहे हमारा मकामी हो या हम दूसरे ममालिक की जो भी ड्रामे फिल्में वगैरह देख रहे हैं, उसमें ग्लैमर को थोड़ा सा हाईलाइट किया जा रहा है। आपने ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त कही कि पहले जो थोड़ा सा एक मिडिल क्लास या गरीब तबका था उसको भी हाईलाइट किया जाता था उन प्रोग्राम्स में, उन ड्रामों में कुछ ना कुछ ऐसे सबक आमोज़ नसीहतें हुआ करती थी कि जिससे लोग जो है ना वो उनके अंदर सोसाइटी में एक सुधार पैदा हो। इस वक्त टोटली ग्लैमर दिखाया जा रहा है। अच्छा, सिर्फ एक मखसूस तबका है जिसको शायद हाईलाइट करके आइडियलाइज कर दिया गया है। अच्छा, लड़कियां स्पेशली वो आइडियलाइज करती हैं अब ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को कि जो वेल ऑफ हों, ऐसे ठीक है। फैमिलीज़ में ऐसे रिश्ते अब ढूंढे जाते हैं अपने लड़कों के लिए कि लड़कियां हसीन भी हों, मॉडर्न भी हों, पढ़ी लिखी भी हों, मतलब कम उम्र भी हों, सुघड़ भी हों, यानी कि ऑल इन वन चाहिए। मतलब हर चीज़ मौजूद हो एक और जहेज भी बेतहाशा मिले। हाँ, ठीक है, अभी कुछ रुझान पैदा हुआ है जहेज ना लेने का, लेकिन बहरहाल एक ये भी एक सिस्टम हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ की दौड़ मौजूद है। शादी में हमने उस हॉल में शादी की, उस बैंक्वेट को हमने बुक किया, हमने ये चीज़ें दी, हमने ये चीज़ें की, ये फंक्शंस किए, इस चीज़ की दौड़ हो रही है हमारे यहाँ। अच्छा, दूसरी तरफ से देखा जाए तो लड़की वाले भी जो बेटियों के वालिदैन हैं उनकी तरफ से भी अजीब व गरीब मुतालबात होते हैं कि जी लड़का जो है वो प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, ठीक है, बहुत बड़ा कोई ऑफिसर हो, ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस हो और यहाँ रहता हो, इस इलाके में रहता हो, ये तो उसके पास फैसिलिटीज़ हो, इतना बड़ा बंगला हो और इतना पढ़ा लिखा हो और उम्र भी कम हो उसकी, ठीक है, और फिर वो ताबेदार भी हो बीवी का। कैलकुलेशन कैसे बना ली पेरेंट्स ने? क्या ये ड्रामों ने सपोर्ट किए लोगों को इस कैलकुलेशन को करने के लिए, या हम लोगों ने खुद अपने तौर पे इसको अडॉप्ट कर लिया? सर, दोनों चीज़ें। देखें, फ्यूल जब आग होगी तो फ्यूल देंगे ना, आग नहीं होगी तो फ्यूल बेकार होगा, ठीक है। जहाँ पर अंगारा होगा, तीली होगी, वहाँ पेट्रोल डालेंगे तो भड़केगी। जिन दिलों में ये ख्वाहिशात हैं, जिन जहनों में ये सोच है, उनको मीडिया और ज़्यादा थोड़ा सा ना कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है मीडिया इस वक्त। और जिन जहनों में ये चीज़ नहीं है वो मैंने खुद देखा है अल्हम्दुलिल्लाह के माशरे में लोग जहेज़ लेने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, आपका 1 रुपया भी नहीं खर्च होना चाहिए, सादगी से मस्जिद में निकाह करते हैं, हम कहीं पे वलीमा कर लेंगे, आप अपनी बेटी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं, मेरे घर में सब कुछ मौजूद है। अच्छा, कुछ लड़कियाँ हैं जो कहती हैं कि जी हम कम में गुजारा कर लेंगे, बस ये है कि एक भरम कायम रहे, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजरे, ठीक है। ये चीज़ें आनी जानी हैं। ऐसे भी ज़िंदगी में, दुनिया में आपको भी पता ही होगा कि मामलात हैं, केसेस हैं कि जहाँ लोगों के पास ये देखकर शादी की गई कि बेइंतहा दौलत है, और कुछ अरसे के बाद वो चीज़ें नहीं रहीं, तो वहाँ पर एक ये नाचाकी शुरू हो गई। क्योंकि आप देखें ना, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी जब शादियाँ की गई, रिश्ते किए गए, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। जब वो वक्त और हालात नहीं रहे तो एक्सपेक्टेशंस वहीं पर हैं अभी अपनी, हालात वैसे नहीं है, तो वहाँ पर ये झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी होता है कि जी जब हम शादी करते हैं और लड़के वालों की तरफ से कि जी लड़कियां आएंगी तो पूरा घर संभाल लेंगी, और अपनी लड़की जब हम कहीं बाहर बहाते हैं तो ये जहन में ख्याल होता है कि जी वहाँ जाके राज करेगी। तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, खतरनाक है ये भी थोड़ा सा। तो देखें, असल जो चीज़ है वो है सोच की तब्दीली बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये अवेयरनेस भी होनी चाहिए माशरे में दोनों साइड से। अरेंज्ड मैरिज या लव मैरिज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी हमें साइड पर कर देना चाहिए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक जो है सिलसिला शुरू करना चाहिए जिसमें वालिदैन और औलाद दोनों का जो है वो रोल हो, ख़ानदानी सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व हो, लेकिन वो ख़ानदान जो है वो यंगस्टर्स की आज की सोच को, उनकी समझ लें कि आजकल जो उनका तजुर्बा है या जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन है उसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और उसके बाद ये रिश्ता होना चाहिए
जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो माशरे में तलाक का और सेपरेशन का और जो लड़ाई झगड़े का जो एक रुझान बढ़ गया है, ये इस तरीके से ही कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो कैसे साहब, बेसिकली हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत शॉर्ट है और बस आप एक हमारी आवाम को क्या मैसेज देना है, हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। जी, मैं व्यूवर्स को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि वक्त तब्दील हो रहा है, तो इस बदलते वक्त के साथ जो तब्दील हो गया वो सरवाइव कर जाएगा। जो तब्दील नहीं हो सका, जिसकी सोच तब्दील नहीं हो सकी, देखिए जाना सब ने, तो वो उस बंद सोच के साथ, अपनी आउटडेटेड सोच के साथ चला, वो भी चला जाएगा, लेकिन पीछे बहुत कुछ गड़बड़ें छोड़ जाएगा। तो मेरा मशवरा, मेरा कहना यही है कि वक्त के साथ अपने आप को हम सब तब्दील करें, थोड़ा सा इस बदलते हुए वक्त को और इस जो इन्वायरमेंट है इसको हम समझें और एडजस्ट हों, अंडरस्टैंडिंग पैदा करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें, एक दूसरे की ज़रूरियात को समझें, एक दूसरे के साथी बने, चाहे वो हस्बैंड एंड वाइफ हों, क्योंकि पार्टनर्स हैं ना, तो वाकई पार्टनर्स बने, एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम करें और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाएं। ठीक है जी नाज़रीन, हमारा इस प्रोग्राम के अंदर जो आज का टॉपिक था, काशिफ नवाज साहब ने बहुत सी चीज़ों को बहुत ही बोल्ड अंदाज से इसको समझाया, बताया लोगों को कि हमने किस तरीके से इस चीज़ को अडॉप्ट करना है, किस तरीके से हमने इसको लेकर चलना है। और आई होप कि हमारा ये प्रोग्राम आज का कराची हुसैन ज़िया, जिस तरह आप लोग पहले ही हमें लाइक करते हैं और हमारी व्यूवरशिप जो है वो माशाल्लाह बहुत बढ़ चुकी है, तो इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को भी आप लोग बहुत इंजॉय करिएगा, समझिएगा, देखिएगा कि उसके अंदर कहाँ पे सॉल्यूशंस हमारे को मिल रहे हैं। तो हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद ही यही होता है कि आप लोगों तक वो तमाम चीज़ें हम पहुँचाएँ जो आप लोग उस चीज़ को ख़त्म करते जा रहे हैं या उस चीज़ को भूल चुके हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम इसी तरह हर वीक सैटरडे को 8 PM पे और UK टाइम हम 3 PM पे जो है इसको नशर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले मेरे एक आखिरी कमेंट्स ये होता है कि हमारे पेज 74 न्यूज़ HD को आप लोग लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए YouTube, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक हम आपसे दोबारा मिलेंगे और इसी अपनेपन के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हुसैन ज़िया को इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक सैटरडे को 8 PM पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।